प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास 5 एनसीईआरटी की बुक का फर्स्ट चैप्टर हिंदी का राख की रस्सी रीड करने जा रहे हैं। तो आज हम चैप्टर को ओनली रीड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा राख की रस्सी। तो पाठ हम पढ़ते जा रहे हैं। ये पाठ है बच्चों तिब्बत का। तो वहाँ पर लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनगवसेन ग्वापो के मंत्री थे। तो लोनपोगार कौन थे? तिब्बत का जो 32वां राजा था, जिस राजा का नाम था सोनगवसेन गापो, तो उसके क्या थे? मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। जो लोनपोगार थे वो अपनी चालाकी के कारण बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। कोई उनके सामने टिकता नहीं था। वो हमेशा जीत जाते थे। चैन से ज़िंदगी चल रही थी उनकी, बड़े मज़े से चल रही थी ज़िंदगी। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ, जब उनका एक बेटा था जो बड़ा हुआ, उसके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। अब बेटे के लिए चिंता क्या थी? उसकी चिंता थी कि जो उसका बेटा था वो बहुत सीधा साधा भोला था। तो ये उसके लिए एक टेंशन थी कि उसका बेटा भोला हुआ है, कि उसके बाद क्या होगा उसका। ठीक है। अब कारण यह था, अब चिंता क्यों थी? कारण यह था कि वह बहुत भोला था। उनका जो बेटा था वो बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं जाती थी। तो उसके बेटे को होशियारी नहीं आती थी, कोई चालाकी नहीं आती थी। जितना उसके पिताजी चालाक थे, होशियार थे, बेटा बिल्कुल भी वैसा नहीं था। अब लोनपोगार ने सोचा मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा? अभी तो चलो मैं हूँ, संभाल लेता हूँ सब, लेकिन जब मैं नहीं रहूँगा तो मेरे बेटे का क्या होगा? सीधा साधे बंदे को तो लोग लूट लेते हैं। तो इसलिए अब उसके पिताजी को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 बेड़े देते हुए कहा कि तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं है, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ। तो जौ क्या है बच्चों? अनाज होता है। ठीक है। अब उसने अपने बेटे को 100 भेड़े दी, 100 शिप दी और कहा कि इन्हें जाकर शहर ले जाओ। ना तो इन्हें मारना है, ना भेड़ों को बेचना है, पर जब साथ आओगे तो भेड़ों के साथ 100 जौ के बोरे भी लाने, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना कर दिया। अब वो किस तरह लाएगा वो हम आगे देखेंगे। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए कहाँ थे? अब पिताजी ने बेड़े तो दे दी, पैसे दिए नहीं, रुपए दिए नहीं, और बेड़े भी बेचनी नहीं है, ना उन्हें मारना है। तो अब उस बेटे के लिए एक समस्या खड़ी हो गई। तो वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया। अब समस्या तो, टेंशन तो थी उसे, प्रॉब्लम तो क्रिएट हो गई कि अब पैसे भी नहीं है, ना बेड़ों को बेचना है, ना मारना है, लेकिन जब वापस जाना है तो 100 जौ के बोरे ले जाने, तो वो किस तरह ले जाऊं? बेटा ये सोचने लगा और वो सड़क के किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वो बहुत दुखी हुआ। तभी एक लड़की उसके सामने आ गई और बोली, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। अब उसके साथ जो बीता, जो उसके पिताजी ने उसको कहा, वो उसने उसको बता दिया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के, तो देखिए बच्चों ये कौन है? ये लोनपोगार का बेटा है और उसके साथ क्या? भेड़े हैं। अब लड़की ने कहा कि मैं तुम्हारी समस्या का हल कर देती हूँ। अब उसने क्या किया? लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे। आपको पता है ना, भेड़ों के बाल होते हैं, उनसे ऊन बनती है, वूल बनती है। तो ये देखिए ये शिप है, भेड़े हैं, इनके क्या है? बाल है घने घने। अब लड़की ने क्या होशियारी की? भेड़ों के सारे बाल उतार दिए और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर वापस घर भेज दिया। अब होशियारी का काम तो लड़की ने किया था, लोनपोगार के बेटे में तो नहीं किया। अब लेकिन
लड़की ने उसकी मदद की। अब वो घर चला गया, बेड़े भी वापस ले गया और सोजो के बोरे भी मिल गए। कितनी होशियारी से। अब लोनपोगार के बेटे को लगा उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे में से बाहर चले गए। अब जो लोनपोगार का बेटा घर वापस आया, अब उसको लगा कि मैंने इतनी होशियारी का काम किया है, ना भेड़ों को बेचा है ना मारा है, फिर भी मैं 100 जौ के बोरे साथ में लेके जा रहा हूँ तो पिताजी मेरे से खुश होंगे। जब जाकर उसने अपने पिताजी को सुनाया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था, मेरी किसने मदद की, तो पिताजी ने कोई जवाब नहीं दिया और उठकर कमरे में चले गए। दूसरे दिन फिर उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को ले जाओ और उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर लौटना। अब पिछली बार तो बचत हो गई ना, भेड़ों के बाल बेच दिए, लेकिन पिताजी को ये बात पसंद नहीं आई। अब बोला उन्हीं भेड़ों को ले जाओ जिनके बाल तुमने काटे थे, लेकिन अब वापस आओगे फिर 100 जौ के बोरे लेके आओगे। अब एक बार फिर निराश, अब बेटे को फिर टेंशन होगी, अब ऐसे कैसे चलेगा काम, अब क्या होगा मेरा। तो एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जाकर बैठ गया जहाँ पे पहले बैठा था। लड़की ने उसकी मदद की थी। ना जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी। उसको लगा वो लड़की फिर आएगी, मेरी मदद करेगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उसने अपनी मुश्किल कह दी, अब फिर प्रॉब्लम बता दी। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिताजी मुझे घर में घुसने ही नहीं देंगे। ठीक है। अब लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है कि उसने भेड़ों के सींग काट दिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 जौ के बोरे खरीद लिए। अब बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। अब बेड़े और जौ के बोरे पिता के वाले करते हुए लोनपोगार का बेटा फिर खुश हुआ कि पिताजी इस बार तो खुश होंगे ही होंगे। उसने विजयी भाव से, उसे लगा कि मैं पिताजी ने जैसा कहा था मैं वैसा करके आया हूँ। अब उसने लगा मैं जीत गया हूँ इस बाजी में। तो उसने अपने पिता को फिर सारी स्टोरी सुना दी, फिर कहानी सुना दी। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़के से कहो हम 9 हाथ लंबी हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। तो पिताजी ने क्या बोला, उस लड़की को बोलो जाकर 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। उसके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। अब वह लड़की के पास गया और बोला कि मेरे पिताजी कह रहे हैं कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दें। अब लड़की ने भी एक शर्त रख दी। क्या शर्त रखी? कि मैं रस्सी तो बना दूंगी, मगर तुम्हारे पिताजी को वो गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना असंभव है, इसलिए उसने लड़की की शर्त को मान लिया। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई। जिस पर उसने रस्सी को रखा था, जलाया था, वो राख रह गई, रस्सी तो जल गई। और वो सिल के समेत लोनपोगार के पास गई, उसे पहनने को कहा। लोनपोगार रस्सी देकर चकित रह गया। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। आपको पता है ना कि राख क्या होती है, जब कोई चीज़ जलाते हैं तो जो बचता है वो राख होता है। अब राख को हम कैसे उठा सकते हैं? राख को उठाएंगे तो एकदम वो इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है। अब पिताजी को लगा कि इसे तो पहनना तो बाद की बात है, उठाना भी मुश्किल है, हाथ लगाते वो टूट जाएगी। अब लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। तो अब पिताजी तो चालाक थे, होशियार थे। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि उनके सामने कोई नहीं टिकता था, लेकिन ये लड़की पिताजी से भी ज़्यादा होशियार निकली। ठीक है। अब उन्होंने पिताजी को भी हरा दिया, लोनपोगार को भी हटा दिया।
अब बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। अब उसे लगा चलो कोई बात नहीं, मेरा बेटा तो बोला है, मेरी बहू आएगी, बेटे की पत्नी आएगी, वो मेरे बेटे का ध्यान रखेगी क्योंकि वो तो होशियार है। अब अगर पत्नी होशियार है तो पति पर कोई समस्या नहीं आने देगी। तो उसने लड़की को कहा कि आप मेरे बेटे से शादी कर लीजिए। अब धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। ये देखिए, ठीक है, वो लड़की है और लोनपोगार का बेटा है। तो इस तरह से हमारा जो ये स्टोरी थी वो कंप्लीट होती है। जो इसके क्वेश्चन आंसर है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगर हम यहाँ क्वेश्चन आंसर करते हैं तो हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर करके देंगे। तो इसके साथ ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारे क्वेश्चन आंसर है जहाँ तक, तो हम इसी चैप्टर के अंदर है दुनिया की छत। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे दुनिया की छत क्या है। किसी भी लोक कथा को समझने के लिए उस इलाके की जलवायु, रहन सहन, खान पान और संस्कृति को समझना उपयोगी होता है। तो देखो, जो बच्चों हमने स्टोरी पढ़ी थी ऊपर लोनपोगार वाली, वो एक तिब्बत की स्टोरी थी, ठीक है। तो ये क्या थी, एक लोक कथा थी, ठीक है। तो हमें तिब्बत की लोक कथा थी। तो किसी भी जगह की लोक कथा हो तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, उस इलाके का, उस इलाके की जलवायु कैसी, हवा कैसी है, रहन सहन कैसे, लोग कैसे रहते हैं, खान पान कैसे, लोग कैसे खाते हैं, क्या पहनते हैं, और वहाँ की जो संस्कृति है, कल्चर है, वो कैसा है, वो हमें जानना जरूरी होता है। तो जिस इलाके में वो लोक कथा सुनाई जाती है, तो राख की रस्सी कहानी कहाँ की लोक कथा थी, तिब्बत की। तो वो तिब्बत से संबंधित थी। अब देखिए बच्चों, तिब्बत को क्या कहते हैं, दुनिया की छत कहते हैं, क्योंकि यह बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है। पठार जमीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से ऊंचा और पहाड़ से नीचा होता है। तो इसकी जो ऊपर की शेप होती है ना, पहाड़ तो देखो बच्चों इस तरह से बने होते हैं, पहाड़ इस तरह बने होते हैं ना इससे, लेकिन जो पठार होते हैं, जो उनका जो हिस्सा होता है वो ऊपर से ऐसे होता है, फ्लैट। देखो यहाँ पर नहीं है फ्लैट, लेकिन यहाँ पर नीचे फ्लैट है। तो ये हमारा कैसा होता है, पठार। होता तो पहाड़ जैसे हैं, लेकिन पहाड़ के ऊपर इस तरह से एक टेबल जैसी जगह बनी होती है कि हम आराम से वहाँ खड़े हो सकते हैं। तो पहाड़ का क्या होता है, यहाँ किनारा होता है तो गिरने का डर रहता है, ठीक है। तो ये कहानी थी तिब्बत की। तिब्बत को क्या कहते हैं, दुनिया की छत कहते हैं। छत इसलिए कहते हैं, ये ऊंचे पठार पर स्थित है। पठार जमीन से ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से ऊंचा और पहाड़ से नीचा होता है। अब तिब्बत के पठार पर खड़े हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हिमालय का हिस्सा हैं। इन पहाड़ों की एक खासियत यह है कि ये कई रंग के हैं, भूरे, लाल, पीले, बैंगनी, गुलाबी, गेरुआ और हरे रंग के। तो ये जो पहाड़ है वो अलग अलग रंग के हैं, ठीक वैसे ही जैसे छोटे बच्चे अपने चित्रों में मनचाहे रंग भर देते हैं। इन पथरीले पहाड़ों में तरह तरह की मिट्टी और खनिज पदार्थ हैं। खनिज पदार्थ वो होते हैं जो जमीन के अंदर से निकाले जाते हैं। जमीन को खोदते हैं तो पानी, सोना, चांदी, जो कुछ भी है वो हमें कहाँ से मिलता है, नीचे जमीन को खोद कर मिलता है। तो सूरज की बढ़ती और घटती किरणों के पड़ने से ये पहाड़ अनोखे रंगों से चमक उठते। जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये जो पहाड़ है वो चमकते हैं। अब तिब्बत की हवा में नमी बहुत कम होती है, ठीक है। इस वजह से यहाँ बरसात और बर्फबारी कम होती है, बारिश भी कम होती है और बर्फ़ भी कम गिरती है। नॉर्मली क्या होता है, पहाड़ों पर बारिश होती रहती है और बर्फ़ भी गिरती रहती है। अब खुश्क मौसम में पेड़ पौधे बहुत नहीं होते। तिब्बत का पूर्वी भाग ही ऐसा है जहाँ घने जंगल पाए जाते हैं। उन जंगलों में पेड़ पौधों, पशु पक्षियों की दुर्लभ किस्में मिलती हैं। तरह तरह के नए नए जो हमने देखे नहीं होंगे वो पशु पक्षी भी वहाँ पर मिलते हैं। तिब्बत की मिट्टी कहीं रेतीली है तो कहीं लाल पीली तो कहीं काली है। तिब्बत में लगभग 1500 झीलें हैं। ये झीलें बनती हैं पहाड़ों की बर्फ़ पिघलने से। जो पहाड़ों पर बर्फ़ होती है, जब वो पिघलती है तो वो क्या बन जाती है, झीलें बन जाती है। इसमें मानसरोवर झील का बहुत नाम है। यहीं से सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र की नदी निकलती है।
काफ़ी ऊंचाई पर बसा होने के कारण तिब्बत बहुत ठंडा प्रदेश है। अब जैसे जैसे हम ऊंचा जाएंगे वैसे वैसे मौसम कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो पहाड़ों पर तो वैसे ही ठंड होती है। यहाँ की सर्दी का हाल मत पूछो, ऐसा लगता है जैसे किसी ने फ्रिज में डाल दिया हो, ऊपर से तेज ठंडी हवा चल रही है। इसलिए वहाँ के लोग हमेशा भारी भरकम गर्म कपड़े पहने रहते हैं। अब तिब्बती लोगों की घर बनाने की कारीगरी भी अनोखी होती है। यहाँ लकड़ी के बने बहुमंजिला घर होते हैं। तो इनके जो मकान होते हैं वो लकड़ी से बने होते हैं और बहुमंजिल होती है, बहुत सारी मंजिलें होती है। लोग अब पत्थर, मिट्टी, सीमेंट के घर भी बनाने लगे। खिड़कियाँ भी अधिक बनाई जाती है ताकि सूर्य की ढेर सारी रोशनी उनके घर में आ सके। भूकंप से बचाव के लिए दीवारें अंदर की ओर थोड़ी झुकी होती है। तिब्बत का सबसे बड़ा शहर है लहासा। 3650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यह दुनिया का सबसे ऊंचा शहर माना जाता है। कपड़ों और खाने पीने के लिए यहाँ का बाजार बहुत प्रसिद्ध है। लहासा को तिब्बतियों का दिल माना जाता है। तो इस तरह से हमने आज जो आपका चैप्टर था NCERT क्लास 5 का चैप्टर का नाम था राख की रस्सी, वो कंप्लीट किया है। तो बच्चों ये जो आपका मैंने अभी आपको दुनिया की छत पढ़ाई है तो वो क्या है, ये आपको तिब्बत के बारे में बताने के लिए है। इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो तिब्बत कैसा है, तिब्बत के बारे में आपको ओनली जानकारी दी है, तो आपको रीड करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लाएंगे। इसी तरह आपके 1 बाय 1 सारे जो सब्जेक्ट की वीडियोज़ है वो हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। तो अब देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना है ताकि हम आपके लिए और वीडियोज़ ला सके। थैंक यू, हैव अ गुड डे।